गुड आफ्टरनून एवरीवन। बिजनेस स्टडी में हम 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। 6 चैप्टर कंटिन्यू है। 6 चैप्टर स्टाफिंग रिवीजन देखते हैं। इंट्रोडक्टरी हमने इसमें देखा था। इंट्रोडक्टरी में समझाया गया था कि किस तरह से हमारे यहाँ जो रिक्त पद होते हैं, जो हमारे यहाँ वैकेंसीज हैं, उन्हें हम योग्य व्यक्तियों को नियुक्त करके और हमारे यहाँ उन्हें फिलअप करें। तो जो इसकी प्रोसेस होगी उसके रूप में हम यहाँ स्टाफिंग देख रहे हैं। स्टाफिंग के कंसेप्ट को देखा था, डेफिनेशंस देख, प्रबंध शास्त्रियों की या राइटर्स की डेफिनेशन देखने के बाद कंक्लूजन के रूप में जो हमने एक डेफिनेशन देखी थी, स्टाफिंग इज दैट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट in which various positions of an organization are filled. Through this function, human resources of an enterprises are acquired, trained and effectively utilized. हम पूरी तरह से मानव संसाधन का जो उपयोग है वो हम हमारे यहाँ अपनी इसमें ऑर्गेनाइजेशन में या हमारी इंटरप्राइजेस में करते हैं। इसके स्टाफिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में हमने यहाँ 6 पॉइंट्स देखे थे, जिसे आपको बहुत अच्छे से करना है। 5 पॉइंट को अच्छे लर्न करना है। देन नीड और फंक्शंस और इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, इसके भी हमने सारे पॉइंट्स देखे थे। इन पॉइंट्स में से भी आपको एनी 8 अच्छे से लर्न करना है और उसे नोट डाउन करना है। देन ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट का एक जो पूरा शॉर्ट नोट के रूप में पैराग्राफ देखा था, किस तरह से ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस स्टाफिंग में होता है। उसके लिए हमने एक शॉर्ट नोट भी आप लोगों को बताया है कि उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। स्टेजेस ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस में पूरी सीक्वेंस वाइज जितने भी इसके स्टेप्स हैं वो आपको याद रखना है। एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ करके और इसे एक प्रोसेस के रूप में आपको याद रखना है। ये इसके फंक्शन और प्रोसेस दोनों के रूप में क्वेश्चन हो सकता है। इसकी प्रोसेस के बाद इसके एलिमेंट्स हैं। स्टाफिंग एलिमेंट्स 3 एलिमेंट्स, जिसमें फर्स्ट रिक्रूटमेंट, सेकंड सिलेक्शन, थर्ड ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट जो होता है वो सबसे पहला इसका एलिमेंट होगा, जिसे कहते हैं भर्ती। इस भर्ती के लिए या रिक्रूटमेंट के लिए जो पूरी प्रोसेस अपनाई जाती है वो यहाँ पे बताई गई थी। सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट भी देखे थे हमने कि इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स, 2 तरह से हम हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट या भर्ती कर सकते हैं। इंटरनल सोर्सेस में हमने देखे थे प्रमोशन किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, मतलब स्थानांतरण किया जा सकता है, एडजस्टमेंट ऑफ एडिशनल एम्प्लॉयज, जितने भी हमारे यहाँ अतिरिक्त कर्मचारी हैं, जितने ऐसे अधिकारी हैं जिनको कि हम निकालना नहीं चाहते, उन्हें हम दूसरी यूनिट में या दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करके और एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इसके आगे देखेंगे एक्सटर्नल सोर्सेस। एक्सटर्नल सोर्सेस मतलब बाह्य स्रोत। External sources of recruitment means inviting applications for filling up the vacancies from candidates outside the organization. This recruitment is suitable for lower rank and special categories posts which cannot be met by the present employee. External recruitment provides wide option to the employer and facilitates infusion of fresh talented candidate. These are expensive sources and may even cause frustration and non-cooperating among the existing employees. Main external sources of recruitment are as under. जो रिक्रूटमेंट का सेकंड है वो है एक्सटर्नल, मतलब दूसरा स्रोत, बाह्य स्रोत कहलाता है, जिसमें जो भी बिजनेस है उसके वर्तमान कर्मचारी जो भी प्रेजेंट में वर्क कर रहे हैं उनको छोड़कर अन्य व्यक्ति आवेदन करते हैं या एप्लीकेशंस देते हैं। यदि भर्ती कंपनी के में विद्यमान जितने भी अभी निम्न स्तर पर पदों के लिए की जा रही है, तो या संस्था का हम विस्तार कर रहे हैं, संस्था को बढ़ा रहे हैं,
तो भर्ती के लिए बाह्य स्रोत या एक्सटर्नल सोर्स ही एकमात्र साधन होगा। इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं जिसके के द्वारा हम इसे पूर्ण करते हैं वो हम सीक्वेंस में देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट आएगा रीअपॉइंटिंग द फॉर्मर एम्प्लॉयज। जितने भी फॉर्मर एम्प्लॉयज हैं उनके द्वारा हम हमारे यहाँ उन्हें रीअपॉइंट कर करके और हमारे यहाँ हम उन्हें कार्य पर रखें। तो यह एक्सटर्नल सोर्स का फर्स्ट पॉइंट है। फॉर्मर एम्प्लॉयज हु हैव लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस कैन बी री-एम्प्लॉयड एज compared to the new employees. They will require less training because they are already familiar with different activities of the organization. The re-employment is less costly to the organization. पुराने कर्मचारी जो होते हैं उन्हें यदि हम हमारे यहाँ कार्य के लिए रखेंगे तो चूंकि वे पहले ही फैमिलियर होते हैं इसलिए उनके लिए हमें अलग से ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती। वे जो नए हम कर्मचारियों को भर्ती करेंगे उसके कंपैरिजन में ज्यादा इजीली हम हमारे यहाँ के पुराने कर्मचारियों को रखने की प्रोसेस को कर सकते हैं। जितने भी हमारे सेवानिवृत्त या रिटायर्ड एम्प्लॉयज हैं उनकी जितनी भी उनकी एबिलिटी है, योग्यता है, एक्सपीरियंस है, उनके आधार पर हम फिर से इन्हें रीअपॉइंट कर सकते हैं। इससे एक लाभ यह होता है कि बिजनेस में हमारे जो हमारा पहले ही जांचा परखा या एक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है उसे हम कम सैलरी पर भी रख सकते हैं या वो कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं और कर्मचारियों को फिर से एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, वे पुनः रोजगार प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार दोनों ही पार्टीज को इससे प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट पॉइंट रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉय। Help of the existing employee of the organization can be taken in requiring new employee. This policy serves as a valuable asset both of maintaining the goodwill with the present employee and also for finding reliable candidate. हमारे यहाँ जो वर्तमान में कर्मचारियों के जो रिलेटिव्स हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, उनको भी हम उनकी योग्यता या उनकी जो एबिलिटी है उसके आधार पर रिक्रूट कर सकते हैं, लेकिन इनमें किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हो, केवल योग्यता को ही महत्व दिया जाना चाहिए, तभी यह सक्सेसफुल माना जाएगा। थर्ड पॉइंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मतलब रोजगार कार्यालय के द्वारा। Employment exchange are set up by the government in almost all districts. Name and other particulars of job seekers are recorded in the employment register. Under this system, personnel managers forward information regarding vacant jobs to the concerned employment exchange. Employment officer is turned forward the name of applicants with their qualification from among those entered in his register to the organization. Manager of the organization interviews them and makes selection as per his requirement. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मतलब रोजगार के जो कार्यालय होते हैं वे सरकारी और प्राइवेटली भी इंस्टीट्यूशन माने जाते हैं। इनके द्वारा जो ऑफिसेस खोले जाते हैं वे कर्मचारियों की भर्ती के लिए आवेदन को मंगवा सकते हैं। जो रोजगार कार्यालय द्वारा भर्ती किया जाता है वह एक एक्सटर्नल सोर्स के रूप में होता है। इससे हमें आसानी से ऐसे व्यक्ति प्राप्त हो जाते हैं कार्य करने के लिए जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के रजिस्टर में, जो अपनी पूरी एप्लीकेशन या अपने वर्क को करने के लिए पहले से ही रोजगार कार्यालयों में या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपने आवेदन दे चुके हैं या अपनी एप्लीकेशंस दे चुके हैं। फोर्थ पॉइंट है लेबर यूनियन। लेबर यूनियन मतलब जो श्रमिक संगठन होते हैं वे। मेनी टाइम्स लेबर यूनियन ऑल्सो मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ जॉब सीकर्स. Experienced can also get the name of the
candidate which match their requirement from them। जो लेबर यूनियन है उनके द्वारा भी यहाँ पे भर्ती की जा सकती है। ये जो जॉब करने वाले हैं, जो जॉब करना चाहते हैं, उनकी पूरी एक लिस्ट अपने पास में रखते हैं। वे एक रिकॉर्ड भी मेंटेन रखते हैं कि किस व्यक्ति का क्या अनुभव है, किसमें कितनी योग्यता है, और उसके आधार पे वे कंपनियों में एप्लीकेशंस को फॉरवर्ड करते हैं और उसके द्वारा भी हम एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा हम हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। इस तरह से जब हम श्रम संगठनों के द्वारा हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट करें तो हमें योग्यता को महत्व देना चाहिए और श्रमिक संघ के दबाव में आकर हमें कभी भी हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। सम एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट कॉलेजेस एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स फॉर रिक्वायरिंग क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड पर्सन्स। Such contracts are either made by personal visits or through correspondence. The company requiring employees sends the specification to the concerned institution, and interested candidate may apply if they possess the necessary qualification. It is now a well-established practice in the big institutes. It is called as campus placement or campus recruitment. एजुकेशन और जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस होती है, जिसे कि हम हमारे यहाँ कॉलेज में या हमारे यहाँ जो विश्वविद्यालयों के द्वारा भर्ती की जाती है, जो योग्य व्यक्ति है जिन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है, शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उनके द्वारा उन्हें रिक्वायरमेंट के आधार पर अपने यहाँ पे हमारे उपक्रम में हम हमारे बिजनेस में अगर उनके द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा हमारे यहाँ पोस्ट को फिल करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ हम कैंपस रिक्रूटमेंट भी कर सकते हैं। इसमें जो जॉब देने वाला व्यक्ति है वो कई विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं या कॉलेजेस में, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, इसमें कार्य करने के लिए जितने भी इच्छुक व्यक्ति है जिन्होंने आवेदन या इंटरव्यू के लिए पहले से ही प्रयास किया है, उन्हें हम यहाँ पर एक बार इंटरव्यू लेकर के या उनसे हम बातचीत करके और उनसे आवेदन भी मंगवा सकते हैं या एप्लीकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा जो एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के द्वारा जब हम भर्ती करते हैं तो वो कैंपस रिक्रूटमेंट भी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फैक्ट्री गेट। समटाइम्स द employers put up a notice board at the factory gate showing the detail of person required by them. The candidates, after reading such notice, contact the personnel officers and may be appointed if they are found suitable for the job. Sometimes the job seekers arrive at the factory gate on their own. These people are generally unskilled and semi-skilled workers. कई बिजनेसमैन फैक्ट्री गेट पर ही हमारे यहाँ की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है, जितनी पोस्ट के लिए हम व्यक्तियों को चाहते हैं, वे उसकी सूची फैक्ट्री के गेट पर ही लगवा देते हैं या उसे चस्पा करवा देते हैं। मतलब वो चिपकवा देते हैं कि कितने एम्प्लॉय की हमारे यहाँ पे या कितने श्रमिकों की हमारे यहाँ आवश्यकता है। उसे देख करके जो व्यक्ति कार्य करने के इच्छुक हैं, जो वहां पर अपना इफिशियंसी लगाना चाहते हैं, अपने कार्य को पूर्ण करना चाहते हैं, वे अंदर जाकर के और अपने एप्लीकेशंस को दे सकते हैं और जो उनका अधिकारी है, पर्सनल अधिकारी, उनके द्वारा फिर वो अपॉइंटमेंट कर लिया जाता है। तो इस तरह से फैक्ट्री गेट पर भी जो नोटिस लगा करके भर्ती की जाती है वो भी बिजनेस में काफी लाभप्रद होती है, क्योंकि उन्हें कम वेजेस या कम रेम्यूनरेशन में भी कार्य के लिए व्यक्ति प्राप्त हो जाते हैं। जितने भी लोग फैक्ट्री गेट पर आकर के कार्य करने की इच्छा जाहिर करते हैं वे जनरली अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड वर्कर्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स।
लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स मीन्स जो श्रम संघ होते हैं उनके द्वारा भर्ती। ऐसे संगठन के द्वारा जब भर्ती की जाती है तो उसकी पूरी एक लिस्ट नियोक्ता या फिर बिजनेस का जो ऑनर है उन्हें दे दी जाती है कि ये व्यक्ति हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आपके यहाँ कार्य करेंगे। दे आर दोज पर्सन्स हु ऑन द वन हैंड हैव लिंक्स with the businesses and on the other have close contact with workforce and supply the required member of workers on commission basis. Labor contractors and jobbers who are themselves employees of the organization provides large number of workers at the short notice. The disadvantage of this system is that if the contractor leaves the organization, all the workers employed through him with also leave. अगर लेबर कॉन्ट्रैक्टर से किसी भी तरह का समझौता बिजनेसमैन का नहीं हो पा रहा है तो वे सारे उनकी लेबर के अंतर्गत जितने भी कार्य करने के लिए वे लेकर आए हैं अपने साथ एम्प्लॉय को, वे भी उनके साथ में बिजनेस में शामिल नहीं होते। यदि ये कॉन्ट्रैक्टर्स उनके साथ में अपने समझौते के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं तो वे सारे एम्प्लॉय भी उनके साथ में ही रहते हैं। इसलिए यह इसका एक ड्रॉबैक है कि पर्सनली यह किसी भी व्यक्ति के लिए लाभप्रद नहीं होता, पूरी एक टीम के रूप में यह कार्य करते हैं। तो इस तरह से जितने भी ये एक्सटर्नल सोर्सेस हैं, ये एक्सटर्नल सोर्सेस के द्वारा भी रिक्रूटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। हम कौन सी हमारे यहाँ पद्धति को अपनाएं, इसके लिए ये यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इन पॉइंट्स को हम देखेंगे कि हम हमारे यहाँ के बिजनेस के अकॉर्डिंग हम कौन सी सिस्टम को या कौन सी मेथड को हमारे यहाँ एप्लीकेबल होगी या किसे हम अप्लाई करें। इन एवरी बिजनेस the recruitment of employees is the most important step, which can be taken only after getting detailed information about them. There are different types of methods of recruitment which can be understood as. किसी भी बिजनेस में जब हम किसी श्रम को जुटाने के लिए सबसे पहला कार्य श्रमिकों की भर्ती के लिए करते हैं तो इसके लिए भर्ती के स्रोतों के बारे में भी विस्तृत जानकारी प्राप्त की जाती है और उसके बाद ही भर्ती की पद्धतियों का चुनाव किया जाता है। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें विभिन्न पद्धतियों को अपनाना पड़ता है, उसमें जो सबसे बेस्ट होती है उसे ही हम हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग अपनाते हैं। तो इसके पॉइंट्स में है फर्स्ट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। दिस इज a scientific method which is adopted by many organizations. The vacant posts are filled by giving advertisement and prospective candidates are selected on the basis of interviews and written test. It may also include casual or badly worker appointed, which is done by placing a notice on the notice board of an enterprise specifying the detail of the job available. रिक्रूटमेंट की यह जो डायरेक्ट मेथड होती है इसमें यह एक साइंटिफिक मेथड मानी जाती है। इसमें अनेक जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इसमें अपनाया जा सकता है। जितने भी विज्ञापन के द्वारा खाली पद है उनकी घोषणा करके उनके लिए एप्लीकेशंस मंगाई जाती है। जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उनकी रिक्रूटमेंट करना, इंटरव्यू लेना, उनकी रिटर्न जो टेस्ट होती है उसके आधार पर भर्ती की जाती है। इस प्रकार प्रत्यक्ष या डायरेक्ट मेथड में जितने भी फ्यूचर में कर्मचारियों की योग्यता, गुण और उनके एटीट्यूड है उन सब का अध्ययन करने के बाद ही उन्हें फ्यूचर के लिए सेफ रखा जाता है और उनकी नियुक्तिकरण के लिए हम भर्ती उन्हें करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिक्रूटमेंट थ्रू मीडिएटर्स। जो मध्यस्थ होते हैं उनके द्वारा हम भर्ती करें।
This is a very traditional method in which intermediators like labor contractors who are in close contact with laborer are providing a number of required worker at short notice. जितने भी मध्यस्थ के द्वारा हम नियुक्ति करते हैं वह एक प्राचीन पद्धति को माना गया है और इसमें जो एक ठेकेदार होता है वह एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। ठेकेदार अर्थात लेबर कॉन्ट्रैक्टर श्रमिकों को अथवा कर्मचारियों को वे इंडस्ट्री तक लाते हैं और कार्य पर लगाते हैं। यह जो मेथड है ये अवैज्ञानिक है, मतलब अनसाइंटिफिक है और इसे शोषणकारी भी माना जाता है क्योंकि श्रम शक्ति में एकता और स्वामित्व का निर्माण नहीं हो सकता। पर्सनली बस जितना कार्य उन्हें दिया जाता है वे उतना कार्य करके अपने कर्तव्य को पूर्ण कर लेते हैं। उनमें बिजनेस के प्रति या संस्था के प्रति अपनी अपनत्व की भावना विकसित नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है रिक्रूटमेंट थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस run by government are also good source of recruitment. An unemployed worker may get himself registered in any exchange and these exchanges serves as a link between job seekers and employers. जितने भी हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है उनके द्वारा भी भर्ती की जा सकती है। जो गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित रहते हैं रोजगार केंद्र उन्हें सबसे अच्छा एक साधन माना जाता है कि बेरोजगार व्यक्तियों को वे कार्य पर लगवा दें क्योंकि वे उसका रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं। जब कभी औद्योगिक संगठनों को एम्प्लॉयर की आवश्यकता होती है तब वे इन केंद्रों को अपनी आवश्यकता के संबंध में लिख कर देते हैं। ये रोजगार के केंद्र जो होंगे वे उचित कर्मचारियों की भर्ती करके अंतिम चयन के लिए भी संगठन के पास ही भिजवा देते हैं। तो संगठन के द्वारा इस प्रोसेस के द्वारा भी अपने यहाँ भर्ती की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट रिक्रूटमेंट थ्रू प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज। द प्राइवेट एजेंसीज provides nation-wide services and charge some fees by the job seekers. This method is useful for recruitment of high and medium level manager. जितने भी निजी रोजगार संस्थाएं होती है उनके द्वारा भी भर्ती की जा सकती है। आवश्यक कर्मचारियों की भर्ती के लिए जो प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज होती है उनकी उनकी सेवाएं लेने के लिए हमें कुछ कमीशन भी पे करना पड़ता है क्योंकि वे कर्मचारियों जो कि कार्य करना चाहते हैं उनसे भी कमीशन लेते हैं और जो नियोक्ता होता है उनके द्वारा भी उन्हें कमीशन दिया जाता है। इसलिए ये संस्थाएं मीडिएटर के रूप में कार्य करती है। जो टॉप लेवल और मिडिल लेवल है इसके कर्मचारियों की भर्ती के लिए भी इस पद्धति को अपनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट रिक्रूटमेंट थ्रू एम्प्लॉयमेंट यूनियन। दिस मेथड्स इन्वॉल्व्स recruiting employees taking help from the unions. It is least used method. जिन इंडस्ट्रीज में बिजनेस में कर्मचारी संघ अधिक सक्षम होते हैं वहां कर्मचारियों की भर्ती में इनका सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। इससे जहां औद्योगिक संबंध मजबूत बनते हैं वहां अकुशल जो एम्प्लॉय होती है उनकी भर्ती को भी प्रोत्साहन मिल जाता है। इसलिए इन पद्धतियों को बहुत ही कम अपनाया जाता है। एक अच्छा उपक्रम जो होगा वो कभी भी श्रम संगठनों के द्वारा अपने यहाँ पे भर्ती नहीं करवाता। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे रिक्रूटमेंट थ्रू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। रिकमेंडेशंस फ्रॉम फ्रेंड एंड रिलेटिव्स is also very useful method, but sometimes it may result into fertilizers. No partialities as it may involve selection of less skilled persons over a skilled person. जो हम रिक्रूटमेंट करते हैं फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के द्वारा उनमें काफी अच्छे हमें एम्प्लॉयज वर्क के लिए मिल सकते हैं
लेकिन इसमें कई बार पार्शलिटी को महत्व दे दिया जाता है, जिसके द्वारा हम अनस्किल्ड व्यक्ति को भी कार्य पर रख लेते हैं, जो कि उपक्रम के लिए हानिकारक माना जाता है। इसलिए यदि हम फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को रिक्रूटमेंट करें, उन्हें भर्ती करें, तो सबसे पहले हमें उनकी एबिलिटी या योग्यता या उनके एजुकेशन ट्रेनिंग, इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए कि कितना एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हमारे पास किसी भी रिलेटिव या फ्रेंड्स के द्वारा रेफरेंस किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज वेब पब्लिशिंग। Website serves as the latest medium of recruitment nowadays because of internet revolution। जो वेब पब्लिकेशन के द्वारा हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट किया जाता है वह भी वर्तमान समय में काफी पॉपुलर है, क्योंकि वर्तमान समय में जो इंटरनेट भर्ती एक आधुनिक साधन माना जाता है। इंटरनेट के द्वारा भर्ती के लिए विशेष एक वेबसाइट बनाई जाती है। इस पर आवेदकों को जानकारी प्राप्त होती है कि किस कंपनी को किस प्रकार की योग्यता वाले व्यक्ति की आवश्यकता है, तो वे अपने एप्लीकेशन वहां पर अपलोड करते हैं और जो व्यक्ति उन्हें कार्य देना चाहता है वे उन एप्लीकेशंस को अपने यहाँ पर अपने पद के अनुरूप देख करके चूज करके और अपने यहाँ भर्ती करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। तो वेब पब्लिशिंग के द्वारा भी रिक्रूटमेंट किया जा सकता है। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं जो भर्ती की मेथड है, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट है, इन सभी के द्वारा हम अपने यहाँ पे एम्प्लॉय को नियुक्ति दे सकते हैं, उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब हमारे रिक्रूटमेंट हमारे यहाँ जितने रिक्त पद है उनके लिए कर सकते हैं। तो इस तरह से अभी तक हमने जितना देखा है ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ के और समझना है, और समझने के बाद आप इसे लर्न भी करेंगे और इसकी लर्निंग की वीडियोस जरूर बनाएंगे। जितना भी आप रेगुलर स्टडी करते हैं उन पूरी रेगुलर स्टडी को जब आप करते हैं तो आप उसकी वीडियो जरूर बनाएं। या तो आप पढ़ रहे हैं या लर्निंग कर रहे हैं, समझ रहे हैं, लिख कर याद कर रहे हैं, या जो समझा है उसे लिख कर देख रहे हैं। आप जो भी अपनी स्टडी जिस प्रकार भी कर रहे हैं आप उसका अपडेट जरूर देते रहिए, ताकि ये क्लियर हो कि आपको सब समझ में भी आ रहा है और आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। यदि यह कंफर्म होगा तो हम हमारी स्टडी को बहुत सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो हम थ्योरी पढ़ते हैं वह हम समझे भी और उसे हम मन से लिख सके, इतना मटेरियल हम अपने माइंड में रख सकें, ताकि हम जब किसी क्वेश्चन के आंसर को लिखने जाते हैं तो जो आपने पढ़ा हुआ है, जो आपने समझा हुआ है, वही आप उसके आंसर के रूप में लिख पाएंगे। इसलिए आप यह ध्यान रखें कि आपके पास जो भी बुक हो उससे आप उसकी रीडिंग जरूर लगाएं और उसे समझें। और यदि कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता है तो आप बिल्कुल कॉल करके पूछिए या व्हाट्सएप पे मैसेज दे करके और पूछिए। आप लोगों के लिए जब भी जूम मीट पे हम आपके लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, आपके लिए प्रॉब्लम के लिए, आपकी जो भी डिफिकल्टीज है उसे दूर करने के लिए क्लास को रखते हैं, तो आपको मैक्सिमम संख्या उसमें आकर के, मैक्सिमम लोगों को आकर के और उसमें अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना चाहिए। जब भी जूम मीट रखी जाती है तो आप बहुत ही कम संख्या में उपस्थित होते हैं, जिससे कि बिल्कुल क्लियर नहीं होता है कि आप लोगों की स्टडी किस प्रकार चल रही है। तो इसलिए जूम मीट पर भी आप रेगुलर आए। जूम मीट पर अब हमारी क्लास रेगुलर चलेगी। मैं आपको टाइम और अपनी लिंक जरूर शेयर करूंगी, तब उस समय पर ही आप आकर के और अपने प्रॉब्लम्स को भी बता सकते हैं, डायरेक्टली मुझसे बात भी कर सकते हैं। जिस तरह हम रेगुलर अपने रजिस्टर को मेंटेन करते थे उसी तरह आपको अभी भी जो हर चैप्टर के पॉइंट वाइज हम जितना भी करते हैं कोर्स, उतना आपको रेगुलरली प्रतिदिन का जितना वर्क हम कर रहे हैं,
जितना समझ रहे हैं उसे अपने रजिस्टर में लिखते जाना है। आपका रजिस्टर कभी भी मंगवाया जा सकता है, कभी भी हम देखने के लिए आपको स्कूल में उस रजिस्टर को मंगवाएंगे और उसे चेक करके और फिर उसमें आपको ग्रेड भी दी जाएगी। तो इसलिए आप ये अपने रेगुलर वर्क जो होता है उसको कंप्लीट करके रखें।